इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री आनंद शर्मा जी, श्रीमती आशा कुमारी जी जो पूर्व में शिक्षा मंत्री, हमारी बड़ी बहन, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान आम आदमी पार्टी के भी पदाधिकारी, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत के प्रधान और दूर दराज क्षेत्र से आए मेरे सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों। 15 महीने पहले आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 40 साल बाद कांग्रेस की राजनीति में भी बदलाव हुआ। आप जैसे परिवार से निकले, एक साधारण परिवार से निकले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस डगर पर मैं छात्र जीवन से चल रहा हूं, एक दिन हिमाचल के मुख्यमंत्री पद पर बनकर मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपका जो खजाना था वो खाली था। जयराम जी 5 साल सोए रहे और आपके खजाने को लुटाते रहे। मैंने फैसला किया कि जब तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है और प्रदेश के खजाने में राजस्व नहीं आता है, हमें कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे। हमने फैसले किए, हमने नियम बदले, धीरे धीरे हमारे खजाने में पैसा आने लगा। 1 महीने बाद हमने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मेरे मन में एक इच्छा हमेशा रही कि जो जितने भी 1,36,000 सरकारी कर्मचारी है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा जाए। हमने पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का मकसद सिर्फ ये था कि जब जो सरकारी कर्मचारी 35-30 साल तक हिमाचल में विकास की गाथा लेकर जब वो रिटायर होगा, उसके हाथ में हमारी सरकार कुछ इतना पैसा दे ताकि उसका जीवन सुखमय हो। जब 2003 में ओपीएस बंद हुआ, उसके बाद जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को महज 2,250 रुपया और 3,000 रुपया मिलता था। हमारे एक ही फैसले से आज 9,000 ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको 3,027 रुपए मिलता था, 27,000 रुपया मिलना शुरू हो गया, 30,000 रुपया मिलना हो। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाए। हमारा अभी तक 9,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास अंशदान पड़ा है, लेकिन आज तक उस अंशदान को देने में वो ना नुकर कर रही है, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। प्रदेश की सबसे बड़ी त्रासदी को हमने सहा। प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर था, इतनी अत्यधिक बारिश हुई, प्रदेश का कोई भी जिला उससे छूता नहीं रहा। मैं सुबह हर जिले में जाता था, शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। हर जगह त्राही मची हुई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आर्थिक तंगी के बाद भी, केंद्र से कोई सहायता मिलने के बाद भी हमने आपदा का युद्ध की तरह सामना किया और प्रदेश की सड़कों को, पीने की पानी की योजनाओं को, जहां बिजली के खंभे उखड़ गए थे, टेम्परेरी तौर पर दुरुस्त किया। 22,000 परिवार आपदा प्रभावित थे, 22,000 परिवार बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए, टेंटों पर रहने को मजबूर हो गए। हमारी सरकार ने केंद्र से सहायता न मिलने के बाद भी 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया। मैं जानता हूं एक पक्का घर
पाई पाई जोड़कर बनता है। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गांव में रहते हैं, जिसका एक पक्का घर होता है, वो जीवन भर की कमाई से उसका पक्का घर बनता है। और आपदा में, भारी बारिश में कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस रात आप उस घर में खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे, इतनी अत्यधिक बारिश आएगी कि आपका पक्का घर भाग कर ले जाएगी, आप सड़कों पर आ जाएंगे, आपके पास पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचेगा। इन 22,000 परिवारों को बसाने का जिम्मा भी हमारी सरकार का था। अधिकारी कहते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलेगा। मैंने कहा मैं एक आम परिवार से आता हूं, गरीब की पीड़ा जानता हूं। 1.5 लाख से तो घर बनता नहीं है। मैंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया, 1.5 लाख से वो सहायता राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया। जिनके कच्चे घर थे उनको भी 7 लाख रुपए दिया। जिसके घर में आंशिक रूप से नुकसान हुआ उसको भी मैंने 4,000 से बढ़ाकर 6500 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए दिया। मुझसे किसी ने मांग नहीं की, मुझसे किसी ने अनुरोध नहीं किया, लेकिन हमने सोचा ये अधिकार है आपका। एक आम व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जानता है, वो दर्द भी जानता है, पीड़ा भी जानता है और सहायता करना भी जानता है। हमारी सरकार ने उन बच्चों को जिनके मां नहीं थी, बाप नहीं था, माँ बाप खो गए, कोई पालन पोषण का साधन नहीं था, कोई रिश्तेदारों के पास रहता था, कोई अनाथ आश्रम के पास रहता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद न सचिवालय न जाकर वैसा अनाथ आश्रम किया, बेटियों को देखा, रहने का तरीका देखा अनाथ आश्रम में, खाने का उसका रसोई घर में गया, उन बेटियों की पीड़ा को समझा, दर्द को समझा। जो बेटी अपनी माँ को खो दे या बेटा अपनी माँ को खो दे, बाप को खो दे, उसके मन पर क्या बीतती होगी। छोटी उम्र में चले जाए, उसके मन में यही रहता होगा कि मेरी जिंदगी कैसे बसर होगी। मैंने फैसला किया और अक्टूबर से 4,000 अनाथ बच्चों को 27 साल की उम्र तक जितना भी पढ़ाई का खर्चा है, कारण शुरू करना है, हमारी सरकार उसका सारा पालन पोषण करेगी। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 4,000 रुपया बच्चे को पॉकेट मनी मिलेगी, 2 लाख रुपया अपना उद्योग चलाने के लिए मिलेगा, 3 लाख रुपया शादी के लिए मिलेगा, 3 लाख घर बनाने के लिए मिलेगा। मैं अपने 15 महीने का कार्यकाल आपके पास बताना चाह रहा हूं। दूसरा बजट हुआ, मैंने 1,15,000 विधवा महिलाएं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, किसी कारणवश उनके पति की मौत हो जाए, पत्नी ये सोचती रहती कि मेरा बच्चा तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, बीच में पढ़ाई छूट जाएगी, मेरा बेटा तो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियर की पढ़ाई छूट जाएगी, और कोई कोर्सेज कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, प्री पीएचडी कर रहा था। हमने उनके दर्द को समझा और दूसरे बजट में 27 साल तक की उम्र में उन सभी विधवा बहनों के बच्चे का खर्चा हिमाचल सरकार उठाएगी। ये सब पैसा आपका था। मैंने अधिकारियों की बैठक ली, उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ रुपए का आपने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके राजस्व की उगाही की है। अधिकारी कहते थे चुनाव 2026-27 में होना है, आपने बांटने का काम 2026 में करना है। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये जनता का पैसा है। जैसे ही हम इसमें हमारी आय बढ़ी, मैंने जनता में बांटना शुरू किया। पंचायत प्रधान बैठे हैं, इनसे पता कीजिए, इनका जो मानदेय था वो बढ़ता था अंतिम वर्ष में, मैंने हर साल बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। आंगनवाड़ी वाले, आशा वर्कर वाले, लंबड़दार, जेलदार, जमेदार, चौकीदार, मैंने 2 साल में जो उनका पैसा था उनके हाथ में पैसा देने की मैंने कोशिश की और मैंने उनके मानदेय सबके बढ़ाए। क्यों? क्योंकि वो पैसा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके आपके लिए रखा। फिर और पैसा बचा, मैंने कहा जो बहन हमारी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है और जब तक जीवन में है, उसके अंतिम सांस बची है,
जब तक उसका जीवन काल रहेगा, हमारी सरकार प्रत्येक बेटी को जो 18 साल से अधिक की उम्र की हो चुकी है, जिंदगी भर हर महीने 1500 रुपया देंगे, साल का 18,000 रुपया देंगे। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। जयराम ठाकुर जी फार्म भरवाने के लिए, रोकने के लिए चले गए। हमने अपील दी, अब फार्म दोबारा से भरे जा रहे हैं, अधिक से अधिक फार्म भरिए। वो आपका 1 महीने का सम्मान निधि का पैसा रखवा सकते हैं। जून में आपको 3,000 रुपया हमारी सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपको मिलेगा। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जब आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन दे रहा है, तो आश्वासन नहीं है, ये योजना लागू हो चुकी है, लाहौल स्पीति में मिलना शुरू हो गया। और जो 2,37,000 महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिल रही है, उनको 1100 से बढ़ाकर 1500 मिलना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी इसको भी रुकवाते रहे। इस बजट में हमने 70 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग है, हम देखते हैं हमारे परिवार में वृद्ध महिला 70 साल की है, बुजुर्ग है। 70 साल की महिला और 70 साल के बुजुर्ग को कोई बीमारी हो जाए, दर्द हो जाए, पेड़ की लत खा के दर्द तो ठीक की जाती है, रोग को दूर नहीं भगाया जा सकता। सोचता रहता है इस बीमारी पर मेरे 5 लाख खर्च होंगे, 10 लाख खर्च होंगे। अपनी जमीन रहन रख लेता है, सोसाइटी के पास रख लेता है, बैंक के पास रख लेता है, और जब बीमारी बढ़ती तो कुछ भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। हमने फैसला किया 70 साल की उम्र के जितने भी बुजुर्ग हिमाचल प्रदेश में हैं, उनकी बीमारी का पूरा 25 लाख तक का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। ये योजना आपके लिए है। मैंने बोला किसान की आर्थिक समृद्धि बढ़नी चाहिए। पहली बार 32 रुपए से दूध, गाय के दूध का मूल्य बढ़ाकर 45 रुपए किया, भैंस के दूध का मूल्य बढ़ाकर 55 रुपए किया, ताकि किसान के हाथ में पैसा पहुंचे। सरकारी कर्मचारियों को डीए की किस्त दी, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ये सब 15 महीने में हमने उन चोर दरवाजों को बंद किया, जिन चोर दरवाजों से 5 साल से भ्रष्टाचारी आपके पैसे को लूट रहे थे। उस पैसे को हमने रोकने की कोशिश की और आपके बीच में बांटा। आज मैं क्यों आपके पास आया हूं? आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया है, जिस प्रकार के षड्यंत्र से उन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की है, उसके खिलाफ आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। 26 तारीख को राज्यसभा का 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हुआ। 6 कांग्रेस के विधायक जिन्होंने हाथ के निशान पर चुनकर आए थे, वो राजनीतिक मंडी में बिके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर जिताया। उसके बाद वो हरियाणा सरकार के हॉलिडे इन होटल में गए। अगले दिन बजट के समय वह दोबारा आए, एक हेलीकॉप्टर, दूसरा हेलीकॉप्टर, दोनों हेलीकॉप्टर ऊपर से आए, और दोनों हेलीकॉप्टर में उस 6 और 3 आजाद विधायक आए। सीआरपीएफ के जवान थे। विधानसभा का गेट तोड़ा, अंदर आए, पर बजट में जिस बजट को पास करने के लिए हमने ये योजना लाई थी, उसमें भाग नहीं लिया। खबर चला दी कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा कि हमने आम आदमी के लिए योजनाएं बनाई है, हम 5 साल आम आदमी की सेवा करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। मैं इतनी जल्दी इस्तीफा देने वाला नहीं हूँ। संघर्ष करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूँ। एक आम परिवार से हूँ, योद्धा की तरह लड़ा हूँ और युद्ध की तरह इसको जीतूंगा। और जयराम ठाकुर जी 7 बजे गवर्नर के पास चले गए। 29 तारीख को कहने लगे कि अब जल्दी सरकार जाने वाली है। चंबा के हमारे स्पीकर एक ऐतिहासिक फैसला किया उन्होंने, जिन्होंने हमारे बजट के खिलाफ पार्टी बोर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, इन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई किया। वो देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचे। सर्वोच्च अदालत में पहुंचने के बाद भी सर्वोच्च अदालत ने कहा ये किस अध्यक्ष का फैसला है? कानूनी रूप से सबसे सक्षम फैसला है। ये आने वाले समय में हिंदुस्तान का एक उदाहरण बनेगा।
ये सब बातें हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और जयराम जी ने फोन कर दिया कि मेरा कोट भी सिला दो और मेरा पैंट भी सिला दो। अभी पता किया मैंने, उनका कोट पैंट दर्जी के पास ही पड़ा हुआ है और आगे भी दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा। पर मैं आज आपसे कहना आया हूं, हम मेजॉरिटी में हैं, आगे भी पूरे मेजॉरिटी में आए, हमारे को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन खतरा लोकतंत्र को है, खतरा लोकतंत्र को है, खतरा आपके वोट को है। जो आपके वोट के माध्यम से चुनकर विधायक जाते हैं और राजनीतिक मंडी में अपने आप को बेच देते हैं और कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला। उन्हें सम्मान की जरूरत नहीं थी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सम्मान से भरे अटैची केस नजर आए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सम्मान से भरे अटैची केस नजर आए। वो उस अटैची केस के दबाव में दब गए। ये भी पहली बार है आजाद उम्मीदवार, ना कांग्रेस के सत्ता होती है तो उसको साथ दे सकते थे, बीजेपी की सत्ता उसके साथ दे सकते थे, वो भी बैठ के विधानसभा की हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। आजाद उम्मीदवार को कोई इस्तीफा देने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। वो तो जिसकी सरकार है उससे अपने क्षेत्र का काम करवाना चाहिए। लेकिन इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने उन विधायकों को दिया जो राजनीतिक मंडी में बिके, लेकिन आपदा के लिए आपको पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार से एक भी आपदा के लिए सहायता राशि नहीं मिली। जहां प्यारे बच्चे गुल्लक तोड़कर मेरे पास आपदा राहत कोष में दे रहे थे, मैंने भी अपना सब कुछ दान कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन विधायकों को खरीदने के लिए जितना पैसा खर्च किया है उसकी क्वेरी चल रही है। हमारे पास तथ्य आ चुके हैं। जल्दी ही कई लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के द्वारा जो भी राजनीति करने की दिशा में आगे बढ़ता है और भ्रष्टाचार से कमाए धन का राजनीति में प्रयोग करता है, ऐसे लोग जल्दी ही नकाबपोश होंगे। नकाबपोशों को हम जनता की अदालत में लाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज मैं क्यों आया हूं? आज मैं क्यों आया हूं? आज मैं आपके पास इसलिए आया, एक आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं तो 15 महीने में मैंने आपको ये बताया कि हमारी सरकार ने आपके लिए ये किया, किसी ने मांगा नहीं। आज लोकतंत्र खतरे में है। जो लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पैसे के नोटों के दम पर हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। क्या आप लोग साथ देंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, साथ देंगे? जोर से बोलना। मैं ये चीज आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास जनता का बल है। आपसे अनुरोध करता हूं, ये चुनाव हिंदुस्तान की दशा और दिशा को तय करेगा। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो हमारे जो प्रत्याशी आनंद शर्मा जी, इनके पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालिए। आप हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए कि अधिक से अधिक पक्ष में वोट डालेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, मैं यहाँ दोबारा आऊंगा आपके क्षेत्र में। अभी मैं जल्दी में हूं क्योंकि चुनाव का वक्त है। पर एक चीज आपसे चाहता हूं, जब हमारे पास धन नहीं बल नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ एक नारा लगाइए, जनबल जीतेगा। जनबल जीतेगा, जोर से जनबल जीतेगा। हाथ खड़ा करके लगाइए जोर से, जनबल जीतेगा, धनबल जनबल जीतेगा, धनबल। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्यसभा की सीट चुराई है, आप 4 लोकसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में जिताइए। 3.5 साल हमारी सरकार है। आप आनंद शर्मा जी की एक आवाज
अगर कहीं गूंजेगी तो विपक्षी पार्टी भी इनकी आवाज से हिलती है। दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है वो क्षेत्र में पूरी तरह घूम भी नहीं पाएगा। इनके एक शब्द से पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, आपके संसदीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ एक करेक्शन करनी है कि इनका डिवीजन है आईपीएच का, उसको इनके डिवीजन है आईपीएच का, उसमें हम करेक्शन कर देंगे और आईपीएच का डिवीजन कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, वो गलती से लिखा गया उसको ठीक कर देंगे और आपका हॉस्पिटल भी इसको ठीक करेंगे। अंत में आप सब लोग अनंत शर्मा जी के पक्ष में वोट डालें। अनंत शर्मा जी, अनंत शर्मा जी, धन्यवाद।